Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In today's lecture video हम समझेंगे 2D डायमेंशनल को बिल्कुल डिटेल में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, सेकंड 2D एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस कैसे किया जाता है, थर्ड हम देखेंगे कि मैट्रिक्स एलिमेंट्स को डिस्प्ले कैसे कराया जाता है, उसका क्या प्रोग्राम है। सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। लिखा हुआ है इट इज़ एन एरे दैट हैज़ मोर देन वन डायमेंशनल। ये वो एरे है जिसमें एक से ज़्यादा डायमेंशन होती हैं। इट इज़ एन एरे ऑफ एरेज। इसको एरे ऑफ एरेज ये डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है कि एरे जो है वो दूसरे एरे को उसके एलिमेंट के जैसे रखता है, यानी कि ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ये एक ऐसा एरे है जिसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट खुद भी एरे होंगे। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल में एक से ज़्यादा डायमेंशन होती है, तो जब हम दो यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर रहे होते हैं वो 2D एरे है, 3 इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो 3D एरे है, 4 इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो 4D एरे है। यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन करती है कि वो किस टाइप का एरे होगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो मेनली स्टडी कर रही है वो सिर्फ 2D एरे के बारे में करनी है। तो यहाँ टू डायमेंशनल एरे पढ़ते हैं। लिखा है अ 2D एरे इज एन एरे ऑफ एरे। 2D एरे को एरे ऑफ एरेज बोला जाता है। इट स्टोर्स एलिमेंट्स इन अ ग्रिड लाइक फॉर्मेट विद रोज एंड कॉलम्स। ये एलिमेंट्स को ग्रिड लाइक फॉर्मेट में स्टोर करता है, यानी रोज और कॉलम के साथ। यहाँ पे ईच एलिमेंट इन अ 2D एरे इज आइडेंटिफाइड बाय 2 इंडेक्स। 2D एरे के हर एक एलिमेंट को 2 इंडेक्स से पहचाना जाता है, जिसमें एक इंडेक्स रो के लिए होता है और एक इंडेक्स कॉलम के लिए होता है। एग्जाम्पल में हमने इंटीजर टाइप एरे बनाया है। इसमें पहला इंडेक्स रो के लिए है और सेकंड इंडेक्स कॉलम के लिए है। तो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो उसके सिंटेक्स में लिखा है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है डेटा टाइप, यानी कि एरे किस टाइप का डेटा कंटेन कर रहा है। फिर हमें उस एरे का नाम लिखना होता है, जिस भी नाम से हमने एरे बनाया है। उसके फर्स्ट इंडेक्स में उसका रो साइज़ लिखा जाता है। इसके सेकंड इंडेक्स में इसका कॉलम साइज़ लिखा जाता है। और इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हमें पता करना है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे कैलकुलेट होकर आएगा रो साइज़ इनटू कॉलम साइज़। ये ना बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह एलिमेंट को स्टोर करता है। जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा मैट्रिक्स के बारे में। बिल्कुल मैट्रिक्स की फॉर्म में ये एलिमेंट्स को स्टोर करता है। एग्जाम्पल में लिखा है एक इंटीजर टाइप एरे है जिसका रो साइज़ 2 है और कॉलम साइज़ 3 है। इस एरे का सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो 0 0 इंडेक्स पे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 0 इंडेक्सिंग पे होगा और इसका लास्ट एलिमेंट 1 2 इंडेक्सिंग पे होगा। इस एरे का रो साइज़ है 2, यानी कि इस एरे में 2 रो हैं। तो हमने यहाँ पे 2 रो लिखी, रो 0 और रो 1, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। और इस एरे के 3 कॉलम हैं, तो हमने कॉलम 3 बनाए हैं, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखते हैं एलिमेंट किस तरीके से स्टोर होगा। सबसे पहला एलिमेंट एरे के अंदर 0 0 इंडेक्सिंग पे होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में रो 0 है, कॉलम भी 0 है। सेकेंड वाले एलिमेंट में रो 0 है, कॉलम 1 है। थर्ड वाले एलिमेंट में रो 0 है, कॉलम 2 है। फोर्थ वाला एलिमेंट स्टोर होगा रो 1 कॉलम 0 इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे रो 1 है, कॉलम 0 है। फिफ्थ वाला एलिमेंट रो 1 कॉलम 1 पे स्टोर होगा। सिक्स्थ वाला एलिमेंट रो 1 कॉलम 2 पे स्टोर होगा। देखिए लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स एरे के साइज से एक कम होगा। यहाँ पे साइज 2 था तो इंडेक्स 1 है, 3 साइज पे इंडेक्स 2 है। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे रो साइज इनटू कॉलम साइज से, जिसकी रो है 2 और कॉलम है 3, यानी कि ये 6 एलिमेंट को स्टोर करेगा। और अगर हम इसको देखें कि एरे में किस तरीके से एलिमेंट को स्टोर करता है, तो सपोज दैट 0 0 पे मैंने एक एलिमेंट लिया 1, 0 1 पे एलिमेंट लिया 5, 0 2 पे एलिमेंट लिया 3, 1 0 पे एलिमेंट लिया 3, 1 1 पे एलिमेंट लिया 2, 1 2 पे एलिमेंट लिया 0। ये इस तरीके से एलिमेंट को स्टोर करता है एक एरे के अंदर। इसका साइज़ है 2/3। अब हम देखते हैं कि 2D एरे एलिमेंट्स को प्रोसेस कैसे किया जाता है। फॉर प्रोसेसिंग 2D एरे वी यूज़ 2 फॉर लूप। हम यहाँ पे 2 फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि द आउटर लूप कॉरस्पॉन्ड टू रो एंड इनर फॉर लूप कॉरस्पॉन्ड टू कॉलम।
बाहर वाला लूप रो के लिए होता है और अंदर वाला लूप कॉलम के लिए होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2D एरे के एलिमेंट्स को हम इनपुट कैसे लेंगे। यहाँ पे हमने यूज़ किया है 2 फॉर लूप का, जिसमें बाहर वाला लूप रो के लिए है और अंदर वाला लूप कॉलम के लिए है। अब इसमें रो का साइज़ हमने पास करा है <3, यानी कि इसमें 3 रो होंगी, रो 0, रो 1, रो 2। और यहाँ पे हमने कॉलम रखी है <2, यानी 2 यहाँ पे कॉलम होंगी, कॉलम 0 और कॉलम 1। तो सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है। अभी चेक करेगा कंडीशन को, क्या 0 <3 होता है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये आएगा लूप बॉडी के अंदर। और यहाँ पे इसको एक और वैल्यू मिली j = 0, j की वैल्यू 0 है। क्या 0 <2 है, ये भी कंडीशन ट्रू है तो आएगा लूप बॉडी के अंदर। और स्कैनएफ का यूज़ हम इनपुट लेने के लिए करते हैं, तो एरे के ij इंडेक्स पे आप एलिमेंट स्टोर कर पाएंगे। अभी i की वैल्यू 0 है और j की भी वैल्यू 0 है, तो 0 0 इंडेक्सिंग पे आप अपनी साइड से कोई एलिमेंट यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो मैंने सपोज दैट यहाँ पे एलिमेंट लिया 2। इसके बाद j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 0 से 1। अभी हमें इस वाले लूप के अंदर ही काम करना है, क्योंकि बाहर वाले लूप के हर एक एलिमेंट के लिए इनर वाला लूप काम करेगा। तो अब j की वैल्यू 0 से हो चुकी है 1। अभी भी क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये आएगा लूप बॉडी के अंदर, और जहाँ पे i की वैल्यू तो अभी भी 0 ही है, j की वैल्यू हो चुकी है 1, यानी अब ये 0 1 लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करेगा। तो 0 1 लोकेशन यहाँ पे है और मैंने सपोज दैट यहाँ पे वैल्यू स्टोर करी 5। इसके बाद ये इंक्रीमेंट करके j की वैल्यू को कर देगा 2। ये चेक करेगा कंडीशन, क्या 2 <2 होता है, क्योंकि अब कंडीशन गलत है तो ये अब जाएगा बाहर वाले लूप के पास, और बाहर वाले लूप में i की वैल्यू 0 थी तो वो अपडेट होकर हो चुकी है 1। अब यहाँ पे जब i की वैल्यू 1 हुई है अपडेट होकर, तो अब j की वैल्यू को स्टार्ट करेगा ये 0 से। अब j की वैल्यू को ये 0 से शुरू करेगा, तो यहाँ पे j की वैल्यू 0 है, कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो अब यहाँ पे एलिमेंट आएगा 1 0 लोकेशन पे। तो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा 1 0 लोकेशन पे। 1 0 लोकेशन यहाँ पे है, सपोज मैंने यहाँ पे एलिमेंट स्टोर किया 4। इसके बाद j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, यानी कि अब जो एलिमेंट स्टोर होगा वो 1 1 लोकेशन पे होगा। तो सपोज दैट 1 1 पे मैंने एलिमेंट लिया 3। इसके बाद यहाँ पे j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। कंडीशन चेक करेगा 2 <2 नहीं होता तो जाएगा लूप बॉडी के बाहर, और वहाँ पे i की वैल्यू 1 थी, अपडेट होकर अब हो चुकी है 2। अपडेट होने के बाद ये j की वैल्यू को फिर से शुरू करेगा लूप बॉडी के अंदर, और j की वैल्यू है 0। तो अब की बार एलिमेंट स्टोर होगा 2 0 लोकेशन पे। तो 2 और 0 लोकेशन यहाँ पे है, सपोज मैंने यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करा 10। इसके बाद j की वैल्यू अपडेट होकर हुई 1। तो अब जो वैल्यू स्टोर होगी वो 2 1 लोकेशन पे होगी। 2 1 लोकेशन पे सपोज मैंने वैल्यू स्टोर करी 5। इसके बाद जब j की वैल्यू 1 से अपडेट होकर 2 होगी, तो अब की बार कंडीशन फॉल्स है और ये जाएगा बाहर वाले लूप के पास, i की वैल्यू को अपडेट करके 3 करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है तो अब सीधा ही लूप बॉडी के बाहर आ जाएगा, और हमें जो प्रिंट होकर मिल रहा होगा वो मिलेगा 2 5 4 3 10 5। ये हमने सिर्फ अभी एलिमेंट्स को यूज़र से इनपुट लिया, लेकिन डिस्प्ले करने के बाद ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। एलिमेंट्स को इनपुट लेने के बाद आपको उसको डिस्प्ले भी कराना होगा, जिसके लिए सेम कोड लिखा हुआ है, बस चेंजेस स्कैनएफ और प्रिंटएफ में है। जब यूज़र से इनपुट ले रहे थे तो स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, अब क्योंकि डिस्प्ले करा रहे हैं तो प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद वो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे 2 5 4 3 10 5। एक रो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमें नेक्स्ट रो में मिले, इसके लिए हमने यहाँ पे /n का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे वो डिस्प्ले होते हैं आउटपुट स्क्रीन पर। तो प्रोग्राम समझने से पहले हम आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा इस प्रोग्राम पर। आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आप 4 वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेंगे और वो डिस्प्ले होकर आपको इस तरीके से मिलेगी मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब इसको समझते हैं प्रोग्राम से। सबसे पहले लिखी है हमने हेडर फाइल, इसके बाद मेन फंक्शन लिखा है। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बनाई है इंटीजर टाइप, जिसका साइज़ रखा है 2 by 2, यानी टोटल 4 एलिमेंट्स को ये स्टोर कर पाएगा। साथ ही में हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं जो हमारे लूप में यूज़ हो रहे हैं।
इसके बाद हमने प्रिंटफ से कहा है कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें प्रिंट होकर मिले एंटर वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे यूज़र से मैट्रिक्स के वैल्यूज़ को इनपुट लेने के लिए हमने यूज़ किया है फॉर लूप का, जिसमें बाहर वाला लूप काम करेगा रो के लिए और अंदर वाला लूप काम करेगा कॉलम के लिए। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया है यूज़र से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट लेने के लिए। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ जो इनपुट ली हैं वो 10, 20, 30, 40, ये 4 वैल्यूज़ मैंने यूज़र से इनपुट ली है। इसके बाद प्रिंटर स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करके देगा मैट्रिक्स एंटर्ड बाय यूज़र। अभी तो हमने सिर्फ यूज़र से वो वैल्यूज़ इनपुट ली हैं जो हमें अपने मैट्रिक्स में स्टोर करानी है। अब उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे डिस्प्ले कराएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने प्रिंटफ में लिखा है मैट्रिक्स एंटर्ड बाय यूज़र। इसके बाद यूज़ किया है फॉर लूप का। अब यहाँ पे ये किस तरीके से एलिमेंट्स को प्रिंट करके देगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू 0 होने पर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा लूप बॉडी के, और जे की वैल्यू 0 है तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अब प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करेगा, इस 0, 0 लोकेशन पे जो वैल्यू आपने यूज़र से इनपुट ली थी उसको प्रिंट कर देगा। तो 0, 0 इंडेक्स पे हमने जो वैल्यू इनपुट ली थी यूज़र से वो 10 थी। इसके बाद ये जे की वैल्यू को अपडेट करेगा, 0 से जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 1। क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू है तो अब ये 0, 1 इंडेक्सिंग पे वैल्यू प्रिंट करेगा। 0, 1 पे हमने जो वैल्यू ली थी यूज़र से वो 20 थी। जे की वैल्यू अपडेट होकर होगी 1 से 2। फिर ये कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन 2 नहीं होता, अब की बार कंडीशन गलत हो गई तो जाएगा लूप बॉडी के बाहर जहाँ पे लिखा हुआ है printf/n, यानी कि अगली बार जो भी वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर मिलेगी। अब ये ऊपर वाले लूप के पास गया जहाँ पे आई की वैल्यू 0 से अपडेट होकर हो गई 1, आएगा लूप बॉडी के अंदर क्योंकि कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 2 होता है। अब यहाँ पे जे की वैल्यूज़ को कितनी मिलेगी, जे की वैल्यूज़ को 0 मिलेगी। अब प्रिंटफ में 1, 0 इंडेक्सिंग पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो 1, 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू हमने यूज़र से ली थी वो थी 30, तो 30 प्रिंट होकर मिलेगा। इसके बाद जे की वैल्यू अपडेट होकर होगी 1, कंडीशन ट्रू है तो अब ये प्रिंटफ में 1, 1 इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो 1, 1 इंडेक्सिंग पे हमने 40 वैल्यू ली थी यूज़र से। फिर यहाँ पर जे की वैल्यू अपडेट होकर होगी 1 से 2। 2 होने पर ये कंडीशन को चेक करेगा, 2 लेस देन 2 नहीं होता। अब क्योंकि कंडीशन गलत है तो अब ये बाहर वाले लूप के पास जाएगा जहाँ पे आई की वैल्यू को अपडेट करेगा 2। यहाँ पे भी कंडीशन को चेक करेगा तो 2 लेस देन 2 नहीं होता। अब क्योंकि बाहर वाला लूप ही गलत हो गया तो ये अंदर वाले लूप बॉडी में एंट्री नहीं करेगा और हमारा ये लूप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आउटपुट स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ मिलेंगी 10, 20, 30, 40। तो इससे पहले जो फॉर लूप हमने यूज़ किया वो यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए किया, जो हमने 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 इंडेक्सिंग पे वैल्यूज़ ली। इसके बाद जो फॉर लूप लिखा है वो आउटपुट स्क्रीन पर ये वैल्यूज़ डिस्प्ले कराने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो चुका है ख़त्म। Now share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.